आपको ले चल रहे हैं हिंदी की गलियों में, जहां आप सुन रहे हैं गुनाहों का देवता। आज आप इसका सुनेंगे भाग 3। अरे, तो तुम्हें कॉलेज की तैयारी नहीं करनी है? करनी क्यों नहीं है? आज तो गेसु को मोटर पर लेते हुए तब जाना है। तुम्हारी गेसु और कभी मोटर पर चढ़ी है? जी, वह साबिर हुसैन काजमी की लड़की है। उसके यहाँ 2 मोटरें हैं और रोज तो उसके यहाँ दावतें होती रहती हैं। अच्छा, हमारी तो दावत कभी नहीं की। आहा, गेसु के यहाँ दावत खाएंगे इसी मुंह से। जनाब, उसकी शादी भी तय हो गई है, अगले जाड़ों तक हो भी जाए। छी, बड़ी खराब लड़की हो। कहाँ रहता है ध्यान तुम्हारा? सुधा ने मजाक में पराजित कर बहुत विजय भरी मुस्कान से उसकी ओर देखा। चंदर ने झेप कर निगाह नीची कर ली तो सुधा पास आकर चंदर का कंधा पकड़कर बोली, अरे उदास हो गए? नहीं भैया, तुम्हारा भी ब्याह तय कराएंगे। घबराते क्यों हो? और एक मोटी सी इकोनॉमिक्स की किताब उठाकर बोली, लो, इस मुटकी से ब्याह करोगे तो बातचीत कर लो, तब तक मैं वह निबंध ले आऊं टाइप कराने वाला। चंदन ने खिसियाकर बड़ी जोर से सुधा का हाथ दबा दिया। हाय रे! सुधा ने हाथ छुड़ाकर मुंह बनाते हुए कहा, लो बाबा, हम जा रहे हैं, काहे बिगड़ रहे हैं आप? और वह चली गई। डॉक्टर साहब का लिखा हुआ निबंध उठा लाई और बोली, लो, यह निबंध की पांडुलिपि है। उसके बाद चंदर की ओर बड़ी दुलार से देखती हुई बोली, शाम को आओगे ना? अच्छा, हम परेशान नहीं करेंगे, तुम चुपचाप पढ़ना। जब रात को पापा आ जाए तो उन्हें निबंध की प्रतिलिपि देकर चले जाना। नहीं, आज शाम को मेरी दावत है ठाकुर साहब के यहाँ, तो उसके बाद आ जाना। और देखो, अब फरवरी आ गई है, मास्टर ढूंढ दो हमें। नहीं, ये सब झूठी बात है, हम कल सुबह आएंगे। अच्छा, तो सुबह जल्दी आना। देखो, मास्टर लाना मत भूलना। ड्राइवर तुम्हें मुखर्जी रोड छोड़ देगा। वह कार में बैठ गया और कार स्टार्ट हो गई कि फिर सुधा ने पुकारा। वह फिर उतरा। सुधा बोली, लो, यह लिफाफा तो भूल ही गए थे, पापा ने लिख दिया है, उसे दे देना। अच्छा, कहकर फिर चंदर चला कि फिर सुधा ने पुकारा, सुनो, एक बार में क्यों नहीं कह देती सब? चंदर ने झल्ला कर कहा। अरे, बड़ी गंभीर बात है। देखो, वहां कुछ ऐसी ऐसी बात मत करना लड़की से, वरना उसके यहाँ 2 बड़े बड़े बुलडॉग है। कहकर उसने गाल फुलाकर और आंख फैलाकर ऐसी बुलडॉग की भंगिमा बनाई कि चंदर हंस पड़ा। सुधा भी हंस पड़ी। ऐसी थी सुधा, ऐसा था चंदर। सिविल लाइंस के एक उजाड़ हिस्से के एक पुराने से बंगले के सामने आकर मोटर रुकी। बंगले का नाम था रोजलान, लेकिन सामने के कंपाउंड में जंगली घास उग रही थी और गुलाब के फूलों के बजाय अहाते में मुर्गे के पंख बिखरे पड़े थे। रास्ते पर भी घास उगाई थी और फाटक पर, जिसके एक खंभे की कार्निश टूट चुकी थी, बजाय लोहे के दरवाजे के 2 आड़े बांस लगे हुए थे। फाटक के एक और एक छोटा सा लकड़ी का नाम पट्टल लगा था, जो कभी काला रहा होगा, लेकिन जिसे धूल बरसात और हवा ने मिलकर चितकबरा बना दिया था। चंदर मोटर से उतरकर उस बोर्ड पर लिखे हुए अधमिटे सफेद अक्षरों की पढ़ने की कोशिश करने लगा और जाने किसका मुंह देखकर सुबह उठा था कि उसे सफलता भी मिल गई। उस पर लिखा था एफ ए डिक्रूज। उसने जेब से लिफाफा निकाला और पता मिलाया। लिफाफा पर लिखा था मिस पी डिक्रूज, यही बंगला है। उसे संतोष हुआ। हार्न दो, उसने ड्राइवर से कहा। ड्राइवर ने हार्न दिया, लेकिन किसी का बाहर आना तो दूर, एक मुर्गा जो हाथे में कुड़कुड़ा रहा था, उसने मुड़कर बड़े संदेह और त्रास से चंदर की ओर देखा और उसके बाद पंख फड़फड़ाते हुए चीखते हुए जान छोड़कर भागा। बड़ा मनहूस बंगला है, यहाँ आदमी रहते हैं या प्रेत? कपूर ने ऊब कर कहा और ड्राइवर से बोला, जाओ तुम, हम अंदर जाकर देखते हैं। अच्छा हुजूर, सुधा बीबी से क्या कह देंगे? कह देना पहुंचा दिया। कार मुड़ी और कपूर बांस फाद कर अंदर घुसा। आगे का पेर्टिको खाली पड़ा था और नीचे की जमीन ऐसी थी जैसे कई साल से उस बंगले पर कोई सवारी गाड़ी न आई हो। वह बरामदे में गया। दरवाजे बंद थे और उस पर धूल जमी थी। एक जगह चौखट और दरवाजे के बीच में मकड़ी ने जाला बुन रखा था। यह बंगला खाली है क्या? कपूर ने सोचा। सुबह 8 बजे यहाँ ऐसा सन्नाटा छाया था कि दिल घबरा जाए। आसपास चारों ओर आधी फलांग तक कोई बंगला नहीं था। उसने सोचा कि बंगले के पीछे की ओर शायद नौकरों की झोपड़ियां हो। वह दाएं बाजू से मुड़ा और खुशबू का एक तेज झोंका उसे चुमता हुआ निकल गया। ताज्जुब है, यह सन्नाटा, यह मनहूसी और इतनी खुशबू। कपूर ने कहा,
और आगे बढ़ा तो देखा कि बंगले के पिछवाड़े गुलाब का एक बहुत खूबसूरत बाग है, कच्ची रवि से और बड़े बड़े गुलाब हर रंग के। वह सचमुच रोजलान था। वह बाग में पहुंचा, उधर से भी बंगले के दरवाजे बंद थे। उसने खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। वह बाग में घुसा कि शायद कोई माली काम कर रहा हो। बीच बीच में ऊंचे ऊंचे जंगली चमेली के झाड़ थे और कहीं कहीं लोहे की छड़ों के कटघरे। बेगम बेलियां भी फूल रही थी, लेकिन चारों ओर एक अजब सा सन्नाटा था। हर फूल पर किसी खामोशी के फरिश्ते की छां थी। फूलों में रंग था, हवा में ताजगी थी, पेड़ों में हरियाली थी, झोंकों में खुशबू थी। लेकिन फिर भी सारा बाग एक ऐसे सितारों का गुलदस्ता लग रहा था, जिसकी चमक, जिसकी रोशनी और जिसकी ऊंचाई लुट चुकी हो। लगता था जैसे बाग का माली मौसमी रंगीनी भूल चुका हो, क्योंकि रेस्टरेशियम या सिटवी या फ्लाक्स कोई भी मौसमी फूल न था। सिर्फ गुलाब थे और जंगली चमेली थी और बेगमबेलियां थी, जो सालों पहले बोए गए थे। उसके बाद उन्हीं की काट छाट पर बाग चल रहा था। बागवानी में कोई नवीनता और मौसम का उल्लास न था। चंदर फूलों का बेहद शौकीन था। सुबह घूमने के लिए उसने दरिया के किनारे के बजाय अल्फ्रेड पार्क चुना था, क्योंकि पानी की लहरों के बजाय उसे फूलों के बाग के रंग और सौरभ की लहरों से बेहद प्यार था। और उसे दूसरा शौक था कि फूलों के पौधों के पास से गुजरती हुई हर फूल को समझने की कोशिश करना। अपने नाजुक टहनियों पर हंसते मुस्कुराते ये फूल जैसे अपने रंगों की बोली में आदमी से जिंदगी का जाने कौन सा राज कहना चाहते हैं। और ऐसा लगता है कि जैसे हर फूल के पास अपना व्यक्तिगत संदेश है, जिसे वह अपने दिल की पंखुड़ियों में आहिस्ते से सहेज कर रखे हुए हैं, कि कोई सुनने वाला मिले और वह अपनी दास्तां कह जाए। पौधे की ऊपरी फुनगी पर मुस्कुराता हुआ, आसमान की तरफ मुंह किए हुए, यह गुलाब जो रात भर सितारों की मुस्कुराहट चुपचाप पीता रहा है, यह अपने मोतियों के होठों से जाने क्यों खिलखिलाता ही जा रहा है। जाने इसे कौन सा रहस्य मिल गया है। और यह एक नीची वाली टहनी में आधा झुका हुआ गुलाब, झुकी हुई पलकों की पंखुड़ियां और दोहरे मखमली तार से उसकी डंडी। यह गुलाब जाने क्यों उदास है। और यह दुबली पतली लंबी सी नाजुक कली, जो बहुत सावधानी से हरा आंचल लपेटी हुई और प्रथम ज्ञात यौवना की तरह लाज में जो सिमटी तो सिमटी ही चली जा रही है, लेकिन जिसके यौवन की गुलाबी लपटें सात हरे पर्दों में से झलकी ही पड़ती हैं, झलकी ही पड़ती हैं। और फारस के शहजादे जैसा शान से खिला हुआ यह पीला गुलाब, उस पीले गुलाब के पास आकर चंदर रुक गया, झुककर देखने लगा। कार्तिक पूनों के चाँद से झरने वाले अमृत को पीने के लिए व्याकुल किसी सुकुमार भाविक परी की फैली हुई अंजलि के बराबर बड़ा सा यह फूल जैसे रोशनी बिखेर रहा था। बेगमबेलिया के कुंज से छनकर आने वाली तोता पंखी धूप ने जैसे उस पर धान पान की तरह खुशनुमा हरियाली बिखेर दी थी। चंदर ने सोचा उसे तोड़ ले, लेकिन हिम्मत न पड़ी। वह झुका कि उसे सूंघ ही ले। सूंघने के इरादे से उसने हाथ बढ़ाया ही था कि किसी ने पीछे से गरज कर कहा, ये रुआ, आई हैव कॉट रेड हैंडेड टुडे। मतलब यह तुम हो, आज तुम्हें मौके पर पकड़ पाया हूँ। और उसके बाद किसी ने अपने दोनों हाथों से उसे जकड़ लिया और उसकी गर्दन पर सवार हो गया। वह उछल पड़ा और अपने को छुड़ाने की कोशिश करने लगा। पहले तो वह कुछ समझ नहीं पाया। अजीब रहस्यमय है यह बंगला। एक अव्यक्त भय और एक सिहरन से उसके हाथ पांव ढीले हो गए, लेकिन उसने हिम्मत करके अपना एक हाथ छुड़ा लिया और मुड़कर देखा तो बहुत कमजोर, बीमार सा, पीली आंखों वाला गोरा उसे जकड़े हुए था। चंदर के दूसरे हाथ को पकड़ने की कोशिश करता हुआ वह हाँफता हुआ बोला, रोज रोज यहाँ से फूल गायब होते थे। मैं कहता था कौन ले जाता है। वह हाँफता ही जा रहा था। आज मैंने पकड़ा तुम्हें, रोज चुपके से चले जाते थे। वह चंदा को कसकर पकड़े था, लेकिन उस बीमार गोरे की सांस छूटी जा रही थी। चंदन ने उसे झटका देकर ढकेल दिया और डांट कर बोला, क्या मतलब है तुम्हारा? पागल है क्या? खबरदार जो हाथ बढ़ाया, अभी ढेर कर दूंगा तुझे, गोरा सुअर। और उसने आस्तीनें चढ़ा ली। वह धक्के से गिर गया था। धूल झाड़ते हुए उठ बैठा और एक रोनी आवाज में बोला, कितना जुल्म है, कितना जुल्म है। मेरे फूल भी तुम चुरा ले गए और मुझे इतना हक नहीं कि मैं तुम्हें धमकाऊं। तुम मुझसे लड़ोगे। तुम जवान हो, मैं बूढ़ा हूं। हाय रे मैं। और वह सचमुच में जैसे रोने लगा हो। चंदर ने उसका रोना देखा
और उसका गुस्सा हवा हो गया। उसने हंसी रोककर बोला, गलतफहमी है जनाब, मैं बहुत दूर रहता हूँ। मैं चिट्ठी लेकर मिस डिक्रूज से मिलने आया था। लेकिन उसका रोना नहीं रुका। तुम बहाना बनाते हो। अगर विश्वास नहीं करता तो तुम मुझे मारने की धमकी देते हो। अगर मैं कमजोर न होता तो तुम्हें पीसकर खा जाता और तुम्हारी खोपड़ी कुचल कर फेंक देता जैसे तुमने मेरे फूल फेंके होंगे। फिर तुमने मुझे गाली दी, मैं तुम्हें उठाकर भी नाले में फेंक दूंगा। अरे बाप रे, दौड़ो दौड़ो, मुझे मार डाला। पापी टामी, अरे दोनों कुत्ते मर गए। उसने डर के मारे चीखना शुरू किया। क्या है बर्टी, क्यों चिल्ला रहे हो? बाथरूम के अंदर से किसी ने झल्लाकर कहा। अरे मार डाला इसने, दौड़ो दौड़ो। झटके से बाथरूम का दरवाजा खुला। बेल्ट गाउन पहने एक लड़की दौड़ती हुई आई और चंदर को देखकर रुक गई। क्या है? उसने डांट कर पूछा। कुछ नहीं, शायद पागल मालूम देता है। जबान संभाल कर बोलो, वह मेरा भाई है। ओह, कोई भी हो, मैं मिस डिक्रूज से मिलने आया था। मैंने आवाज दी तो कोई नहीं बोला। मैं बाग में घूमने लगा, इतने में इसने मेरी गर्दन पकड़ ली। यह बीमार और कमजोर है, वरना अभी गर्दन दबा देता। गोरा उस लड़के के आते ही फिर तनकर खड़ा हो गया और दांत पीस कर बोला, अरे मैं तुम्हारे दांत तोड़ दूंगा, बदमाश कहीं का। चुपके चुपके आया और गुलाब तोड़ने लगा। मैं चमेली के झाड़ के पीछे छिपा देख रहा था। अभी मैं पुलिस बुलाती हूँ, तुम देखते रहो बर्टी से, मैं फोन करती हूँ। लड़के ने डांटते हुए कहा, अरे भाई, मैं मिस डिक्रूज से मिलने आया हूँ। मैं तुम्हें नहीं जानती, झूठा कहीं का। मैं मिस डिक्रूज हूँ। देखिए तो यह खत। लड़की ने खत खोला और पढ़ा और एकदम उसने आवाज बदल दी। छी बर्टी, तुम किसी दिन पागल खाने जाओगे। माफ कीजिएगा। लड़की ने बड़े मीठे स्वर में साफ हिंदुस्तानी में कहा, मेरे भाई का दिमाग जरा ठीक नहीं रहता जब से इनकी पत्नी की मौत हो गई है। इसका मतलब ये नहीं कि किसी भले आदमी की इज्जत उतार ले, चंदर ने बिगड़ कर कहा। देखिए, बुरा मत मानिए, मैं इनकी तरफ से माफी मांगती हूँ। आइए अंदर चलिए। उसने चंदर का हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ बेहद ठंडा था। वह नहाकर आ रही थी। उसके हाथ के उस तुषार स्पर्श से चंदर सिहर उठा और हाथ झटक कर कहा, अफसोस, आपका हाथ तो बर्फ है। लड़की चौंक गई। वह सद्दा स्नाना सचेत हो गई और बोली, अरे शैतान तुम्हें ले जाए बर्टी। तुम्हारे पीछे में बिद्रगाउन में भाग आई और बिद्रगाउन के दोनों कॉलर पकड़कर उसने अपनी खुली गर्दन ढकने का प्रयास किया और फिर अपनी पोशाक पर लज्जित होकर भागी। अभी तक गुस्से के मारे चंदर उस पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन उसने देखा कि वह 23 वर्ष की दुबली पतली तरुणी है। लहराता हुआ बदन, गले तक कटे हुए बाल। एंग्लो इंडियन होने के बावजूद गोरी नहीं है। चाय की तरह वह हल्की पतली भूरी और तुर्स थी। भागते वक्त ऐसी लग रही थी जैसे छलकती हुई चाय। इतने में वह गोरा उठा और चंदर का कंधा छूकर बोला, असल में ये गुलाम मेरी मृत पत्नी की यादगार है। जब इनका पहला पेड़ आया था तब मैं इतना ही जवान था जितने तुम, और मेरी पत्नी उतनी ही अच्छी थी जितनी पम्मी। कौन पम्मी? वह मेरी बहन परिमला डिक्रूज। आह, कब मरी आपकी पत्नी? माफ कीजिएगा, मुझे भी कुछ मालूम नहीं था। हाँ, मैं बड़ा अभागा हूँ, मेरा दिमाग कुछ खराब है। देखिए, कहकर उसने झुककर अपनी खोपड़ी चंदर के सामने कर दी और बहुत गिड़गिड़ाकर बोला, पता नहीं कौन मेरे फूल चुरा ले जाता है। अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद 5 साल से मैं इन फूलों को संभाल रहा हूँ। हाय रे मैं। जाइए, पम्मी बुला रही है। गुनाहों का देवता का भाग 3 नहीं खत्म होता है। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।